गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का पाठ 24 भाषा कौशल के बारे में बताएंगे। इससे पहले वाले पाठ में भाषा में हमने आपको बताया था कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का मौखिक रूप प्राथमिक एवं प्राचीन है, क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है वह कुछ ध्वनियाँ सुनता है, कोई भाषा सुनता है, कुछ इसी सुनना और बोलना ये भाषा के दो अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं। वाचन और लेखन भाषा के वे रूप हैं जो बाद में आते हैं। पहले सुनकर सीखा जाता है, बाद में पढ़कर ज्ञान को विकसित किया जाता है। इस प्रकार भाषा के अध्याय के 4 मुख्य कौशल प्रकट होते हैं। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में श्रवण कौशल और वाचन कौशल आता है। लिखित भाषा में पठन कौशल, लेखन कौशल आता है, और एक आता है आपका 5वां चिंतन कौशल, चिंतन भी कहते हैं। उपयुक्त चारों कौशलों से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ होता है। मौखिक अभिव्यक्ति 2 प्रकार की होती है, श्रवण कौशल और वाचन कौशल। श्रवण कौशल जब व्यक्ति सुनकर अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करता है, यह प्रक्रिया श्रवण कौशल के अंतर्गत आती है। इसका अभ्यास कुछ सुनते या वाचन के समय किया जाता है, जैसे फ़ोन पर बात करना। ठीक, ये क्या है, इसका अभ्यास कब और कैसे करें? फ़ोन पर बात करते समय, विद्यालय की प्रार्थना सभा के समय, अध्यापिका या अन्य व्यक्ति द्वारा निर्देश सुनकर, किसी का भाषण सुनते समय, समाचार सुनते समय, कविता पाठ सुनते समय, कहानी सुनते समय। जब भी कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा हो, उसकी बात को संपूर्ण एकाग्रता से सुने, यानी कि हमारा पूरा ध्यान उस व्यक्ति की बातों पर रहे, उसके मुख्य बिंदु को हम ग्रहण करें और उसका अर्थ समझने का प्रयास करें। ये आपके श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। अर्थ ग्रहण करके उपरांत अवसर मिलने पर प्राप्त ज्ञान का परिचय देने का प्रयास करें। शिक्षकगण ऊपर दी गई सभी परिस्थितियों में संबंधित प्रश्न पूछकर छात्रों की अर्थ ग्रहण की कुशलता की जांच कर सकते हैं। जैसे आपने कोई कहानी सुनाई गई, उसके बाद हमने क्या देखा कि आपको उस कहानी से संबंधित प्रश्न पूछे गए। यदि आपने उसके आंसर सही दिए, यानी कि आपका श्रवण कौशल में ध्यान था। ठीक, सर्वप्रथम छात्रों का ध्यान एकाग्र करवाएं, कथित विषय का ही मूल्यांकन करें, छात्रों से टिप्पणी लें, अभिव्यक्ति के ढंग पर चर्चा करें, कब और कहाँ ध्यान भंग हुआ अवश्य पूछे। कि जब हम कहानी सुना रहे थे तो एक शिक्षक ये ध्यान देगा कि बच्चे का ध्यान कहाँ पर भंग हो गया है। अब आता है मूल्यांकन के आधार पर बिंदु। मूल्यांकन करने से पूर्व मूल्यांकन बिंदु निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है। मूल्यांकन बिंदुओं के अभाव में ही सही एवं पक्षपात रहित मूल्यांकन असंभव हो जाएगा। मूल्यांकन बिंदु परीक्षक स्वयं निर्धारित करें, यानी कि शब्दों को समझ सकता है। अब ये देखिए कि जब हम किसी को कुछ बात सुना रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि वह उस जिस चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं वो उसको समझ सकता है कि नहीं। शब्दों के साथ उसके अर्थ भी समझ पाता है, छोटे वाक्यों को समझ पाता है, एक वाक्य का अन्य वाक्यों से संबंध स्थापित कर पाता है, उसको उस विषय के बारे में ज्ञात है या नहीं है, अज्ञात या नवीन विषय भी समझ लेता है। ये सब आता है। इस चीज़ का हमें क्या करना है, मूल्यांकन। एक शिक्षक जो है बच्चों का मूल्यांकन इसी तरह से करता है कि वह लघु एवं दीर्घ वाक्यों को समझ लेता है। यदि हम बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं या सुना रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि जब वह हमारी बातों का श्रवण कर रहा है तो उसको जो है ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, अब आता है वाचन कौशल। वाचन कौशल भाषा का यह रूप सबसे अधिक व्यवहार में लाया जाता है, किंतु इसमें कुशलता प्राप्त करने के लिए अभ्यास तथा सावधानी दोनों आवश्यक है। अभ्यास के समय ध्यान देने योग्य बिंदु, शुद्ध भाषा का प्रयोग, यानी कि जब हम
उस बात को बता रहे हैं तो हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ना करें। यानी कि अगर कहानी या फिर हम विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान को ही पढ़ाएं, हम उसमें जो है भूगोल या फिर गणित ना डालें। उच्चारण स्पष्ट एवं सही हो, गति ना अधिक हो न कम, भाषा सम्मानजनक हो, भाषा विषय के अनुकूल हो, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा में चुलबुलापन हो, उदाहरण या कविता की पंक्तियां हो, ताकि बच्चा जो है उसमें क्या ले, रोचकता ले, यानी कि उसको बड़े इंटरेस्ट लेते हुए सुने। भाषा सरल व व्यावहारिक होनी चाहिए। वाचन कौशल को यदि विभाजित करें तो इसके मुख्य दो भेद किए जा सकते हैं, गद्यवाचन, काव्यवाचन। अब गद्यवाचन क्या है? गद्यवाचन के अंतर्गत अनेक विषय आते हैं, जिसमें जैसे कहानी लेखन है और साक्षात्कार है, समाचार वाचन है, भाषण वाचन, ये सब गद्यवाचन में आते हैं। ठीक। कहानी कहना एक कला है। कहानी प्रस्तुत करते समय वाचक को कहानी के विषय में अनुसार ही भाषा का उतार चढ़ाव रखना चाहिए। कहानी कहते समय ध्यान रखने योग्य बातें, कहानी पूर्व निर्धारित होनी चाहिए, कहानी भली भांति याद होनी चाहिए, कहानी से संबंधित चित्र दिखाकर कहानी को रोचक बनाया जा सकता है। कहानी यदि कई लोग मिलकर प्रस्तुत करें तो वाद्य यंत्रों यानी जैसे तबला, हारमोनियम, इनका प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि इससे और रोचकता होती है। कहानी शिक्षा प्रदान करने वाली होनी चाहिए। अब आता है आपका साक्षात्कार। साक्षात्कार में किसी व्यक्ति विशेष का परिचय प्राप्त कर उससे इस विषय पर बात की जाती है जिसके लिए वह प्रसिद्ध है। जैसे प्रश्न साक्षात्कार से पहले ही तैयार कर लेने चाहिए। निर्धारित प्रश्नों से हटकर अनावश्यक बातें ना पूछिए। भाषा शिष्ट होनी चाहिए। साक्षात्कार लेने से पूर्व उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें। उसके बाद आता है आपका समाचार वाचन। समाचार वाचन करते समय विषय के अनुसार चेहरे के भाव तथा भाषा होनी चाहिए। यानी कि जो समाचार वाचक होता है उसके जो हाव भाव है वह भी ध्यान देने योग्य बातें। समाचार पढ़ते समय गति सामान्य होती है, यानी कि अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो जो श्रवण होगा जो उसको श्रवण यानी कि जो उसको सुनने वाला होगा उसको वो बातें समझ में नहीं आएंगी। समाचार के विषय के अनुकूल चेहरे पर भाव होने चाहिए। भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। उच्चारण की शुद्धता आवश्यक है। नकारात्मक समाचार कम से कम होने चाहिए। पढ़ने से पूर्व अभ्यास आवश्यक है। ठीक। अब आता है आपका भाषण। भाषण में व्यक्ति से इस विषय पर अपना मत प्रस्तुत करता है, अपने विचारों को पुष्ट करने के लिए उदाहरण भी देता है। भाषण की तैयारी करते समय ध्यान देने योग्य बातें। भाषण की तैयारी अच्छी तरह करें। संभव हो तो भाषण कुछ व्यक्तियों के सामने बोलकर ना हो। ध्यान रखें कि भाषा एवं कथन विषय से हटकर ना हो। विचार स्पष्ट तथा भाषा सरल एवं प्रभावशाली हो। विषय के अनुकूल ही अपना उच्चारण बनाए रखें। भाषण में प्रसिद्ध लोगों के कथन अथवा कविता के अंश अवश्य होने चाहिए। अंत में निष्कर्ष अवश्य दें। अब आता है आशु भाषण। आशु भाषण ये भाषण से भिन्न तो होता है। इसमें विषय उसी समय दिया जाता है तथा तैयारी के लिए 2 से 5 मिनट का समय दिया गया है, यानी कि इसका टॉपिक उसी समय निर्धारित होता है कि आपको किस विषय पे बात करनी है। तो इसको हम कहते हैं आशु भाषण। विषय मिलते ही तुरंत सोचना प्रारंभ कर दें। मुख्य बिंदु लिखते आएं। पहले और बाद में बोलने के लिए बिंदुओं को सही क्रम में लगा लें। आत्मविश्वास एवं धैर्य के साथ अपनी बात स्पष्ट करें। अब आता है आपका काव्य वाचन। काव्य वाचन के काव्य का स्वरूप सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। कविता किस विषय पर है,
तथा भाव क्या है, अर्थात कविता किस रस की है, यह जानने के बाद ही कविता पाठ के तरीके का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आपको कुछ पंक्तियां दी गई हैं जो वीर रस की हैं कि वीर सपूतों बड़ो दम से माँ न तुम्हें पुकारा है, एक खरोंच माथे पर सेना मुझको नहीं गंवारा है, बढ़ते आतंकी हमलों का उठो सर्वनाश कर डालो, हृदय विदीर्ण कर डाला है, उठो भुजा में रक्त टटोलो। उसे पौरुष का आभास करो, उस पौरुष का आभास करो, शांति वंचना मात्र बने ना। इस कविता ये दंड विधान जरूरी है। इस कविता का पाठ जितना जोश के साथ किया जाएगा, क्योंकि कविता वीर रस की है, कविता उतनी सुंदर प्रतीत होगी। इसके विपरीत यदि शांत रस या भक्ति रस की कविता का वाचन ठीक इसी प्रकार किया गया हो तो उसकी अनुभूति नष्ट हो जाएगी। यदि आपका भक्ति भाव है और आप वीर रस के रूप में पढ़ रहे हैं तो उस कविता में कोई रोचकता नहीं आएगी। प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में कहानी, कविता, नाटक आदि का समावेश होता है। अभ्यास के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का प्रयोग कर कक्षा में अभ्यास करवाया जा सकता है। जैसे तुम अपनी पुस्तकें पढ़ते हो और एक शिक्षक तुम्हें पढ़ाता है तो हमेशा